नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हम जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, वो है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के चरण या पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में हम देख रहे थे। पूर्व के वीडियो में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रक्रिया है, उसके हम 3 पॉइंट हैं वो पढ़ चुके हैं। वांछित जीन या लक्ष्य जीन की पहचान व पृथक्करण, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। दूसरा, क्लोनिंग वाहक का चयन, सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। और तीसरे नंबर पे आता है वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन या पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये 3 चरण हैं, हमने पूर्व के वीडियो में देख लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम आगे के जो 3 चरण हैं, इन पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें चौथा चरण है पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण। पांचवा है पुनर्योगज डीएनए युक्त परपोषी कोशिका का चयन व गुणन। और छठा है वांछित जीन की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। चलिए, तो हम एक एक करके इन 3 स्टेप है इनको और देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो चौथा स्टेप आता है, वह है पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण या निवेशन, insertion of recombinant DNA in host cell। तीसरे स्टेप में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर लिया था। अब उसका परपोषी कोशिका में प्रवेश है वो किस तरीके से किया जाता है, वो इस स्टेप में आता है। तो पुनर्योगज डीएनए का जीवाणु कोशिका या जो होस्ट सेल है उसमें प्रवेश की जो प्रक्रिया है, उसको रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जो होस्ट सेल जो होती है उसमें जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया है उसका प्रवेश कराने की एक प्रक्रिया है। जिस कोशिका में रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रवेश कर जाता है, उस कोशिका को हम रूपांतरित कोशिका बोलते हैं या ट्रांसफॉर्मेंट्स बोलते हैं। और जिसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो प्रवेश नहीं कर पाता है, उसको हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स या अरूपांतरित कोशिका कहेंगे। जीवाणु कोशिकाओं या परपोषी कोशिकाओं को कुछ विशिष्ट उपचार द्वारा पुनर्योगज डीएनए को ग्रहण करने में सक्षम बनाया जाता है। जो होस्ट सेल है उसको इस प्रकार से उपचारित किया जाता है कि वो जो रिकॉम्बिनेंट वाहक है उसको आसानी से ग्रहण कर सके। इस कार्य के लिए सर्वप्रथम परपोषी कोशिकाओं को कम ताप पर CaCl2 या कैल्शियम क्लोराइड से उपचारित किया जाता है। इस उपचार से डीएनए की कोशिका भित्ति के छिद्रों से होकर कोशिका में प्रवेश करने की दक्षता बढ़ जाती है। अब इन कोशिकाओं को पुनर्योगज डीएनए के साथ बर्फ पर व कुछ समय बाद थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखा जाता है, जिसको हम ताप प्रघात कहते हैं। ताप प्रघात के बाद जीवाणुओं को फिर से है वो बर्फ पर स्थानांतरित किया जाता है, जिससे पुनर्योगज डीएनए परपोषी कोशिका में प्रवेश कर जाता है। तो ये प्रक्रिया है रूपांतरण की प्रक्रिया, जिसके द्वारा जो रिकॉम्बिनेंट वाहक तैयार किया गया था उसको परपोषी कोशिका या होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पांचवा स्टेप आता है पुनर्योगज डीएनए युक्त परपोषी कोशिका का चयन व गुणन, सिलेक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग होस्ट सेल। सबसे पहले तो जो चौथे स्टेप में हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया, तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर इस स्टेप में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए युक्त जो कोशिका है उसकी पहचान करना, और दूसरा पहचान होने के बाद में उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना, जिसको हम गुणन कहते हैं। तो ये इस स्टेप में शामिल किया गया है। रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन जो चौथे स्टेप में हुआ था करते हैं, तो निम्न 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलती है। ट्रांसफॉर्मेशन की जब प्रक्रिया होती है तो उससे 3 प्रकार की कोशिकाएं हमको प्राप्त होती हैं।
एक तो अरूपांतरित कोशिका यानी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, दूसरी अपरिवर्तित वाहक से रूपांतरित कोशिका, ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, और थर्ड नंबर पे पुनर्योगज डीएनए से रूपांतरित कोशिकाएं या ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखिए अब यहां पर अतः रूपांतरण के बाद सर्वप्रथम उन कोशिकाओं की पहचान की जाती है जिनमें पुनर्योगज डीएनए उपस्थित होता है। सबसे पहले हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए युक्त जो कोशिकाएं हैं इसकी पहचान की जाती है। अब सबसे पहले हमको एक बात यह समझना आवश्यक है कि रूपांतरित, और ये दो शब्द हैं, अरूपांतरित कोशिका और रूपांतरित कोशिका। एक तो हम अरूपांतरित कोशिका रूपांतरित कोशिका को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर और नॉन, एक तो नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो होता है इसको हम कैसे पहचानेंगे। देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो होस्ट सेल काम में लेते हैं उसका जो प्लाज्मिड है वो पहले से निकाल दिया जाता है, उसके अंदर प्लाज्मिड है वो नहीं होता है, उसका केवल खुद का जो जीनोम होता है केवल वही उसके अंदर होता है। तो जब हम चौथा स्टेप पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन की वह प्रक्रिया है जिसके अंदर जो प्लाज्मिड है उसको परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। तो जिस कोशिका के अंदर प्लाज्मिड प्रवेश कर गया उस कोशिका को तो बोलेंगे रूपांतरित कोशिका। आई बात समझ में आपके? जिस कोशिका के अंदर प्लाज्मिड जो वाहक है वो प्रवेश कर जाता है उसको तो बोलेंगे रूपांतरित कोशिका, और जिसके अंदर वाहक प्रवेश नहीं करता है उसको बोलते हैं अरूपांतरित कोशिका या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो वाहक अगर उपस्थित है तो वो रूपांतरित कोशिका है, अगर वाहक प्रवेश उसके अंदर नहीं किया है तो वो अरूपांतरित कोशिका है। अब ये जो वाहक जो होता है, अब वाहक भी क्या है कि वो अपरिवर्तित वाहक है या रिकॉम्बिनेंट वाहक है, इसको पहचानना आवश्यक होता है। तो इसके लिए हम इसको देखते हैं। देखिए ये एक सामान्य प्लाज्मिड है जिसमें दो प्रतिरोधी जीन उपस्थित हैं, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन है और दूसरी टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन है। ये वांछित जो जीन हमको इसमें डालना है वो वाला खंड है। अब क्या होता है, ये वांछित जीन खंड हमने इसमें डाला लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सही जगह पर लगा या नहीं लगा, दो स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो दो तरीके के प्लाज्मिड हमको मिलते हैं, एक तो वो प्लाज्मिड जिसके अंदर वांछित जीन खंड हमने डाला लेकिन वो उसकी जगह नहीं लगा है, तो ये ऐसा प्लाज्मिड जिसके अंदर वांछित जीन खंड उपस्थित नहीं है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहलाता है। कैसे कहलाता है? अपरिवर्तित वाहक, वो जैसा है वैसा ही है, उसके अंदर वांछित जीन खंड जो है उपस्थित नहीं है। और दूसरा प्लाज्मिड वो है जिसके अंदर वांछित जीन खंड उपस्थित है, जैसे यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, इसके अंदर हमने ये वांछित जीन खंड है इसको डाल दिया है, तो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। अब हमको इनमें से पता नहीं है कि वो होस्ट सेल के अंदर है या नहीं है, ये तो आगे हम देखेंगे इस स्टेप में, चयन में, सिलेक्शन में। लेकिन ये दो तरीके के प्लाज्मिड हैं वो बनते हैं। तो जिस कोशिका में ये प्लाज्मिड जाता है, प्रवेश करता है, उस कोशिका को बोलते हैं अपरिवर्तित वाहक से रूपांतरित को। ये रूपांतरण तो इसमें हुआ है क्योंकि प्लाज्मिड जो होस्ट सेल है उसके अंदर प्रवेश किया है, लेकिन वो जो प्लाज्मिड प्रवेश किया है वो अरूपांतरित है, अपरिवर्तित है। तो ये अपरिवर्तित वाहक से रूपांतरित कोशिका, और तीसरी ये वाले से रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड है उससे रूपांतरित कोशिका हो सकती है। तो इस प्रकार से हमको तीन प्रकार की कोशिकाएं हैं वो प्राप्त होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, अरूपांतरित कोशिका, अपरिवर्तित वाहक से रूपांतरित कोशिका और पुनर्योगज डीएनए से रूपांतरित कोशिका। ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, इसके अंदर जो है किसी भी तरीके का वाहक है वो नहीं है। ये आपको दिख रहा है, केवल इसका जीनोमिक जो डीएनए है वो ही इसके अंदर उपस्थित है। ये जो है ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ये इस कोशिका के अंदर क्या है, केवल प्लाज्मिड तो उपस्थित है, इसका रूपांतरण तो हुआ है लेकिन जो वांछित जीन खंड है वो इसके अंदर उपस्थित नहीं है। तो ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और तीसरे नंबर पे ट्रांसफॉर्म्ड सेल फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, इस जो कोशिका है इसके अंदर ये तीसरे वाला प्लाज्मिड उपस्थित है। तो ये जो पांचवा स्टेप है इसमें जिस चीज की पहचान की जाती है, हमको ये इस प्रकार की कोशिका की पहचान करनी है। कौन सी? पुनर्योगज डीएनए से रूपांतरित कोशिका, ये कोशिका हमको चाहिए। तो इस कोशिका को इसमें पहचाना जाता है और उसके बाद में फिर इसकी संख्या में वृद्धि की जाती है, गुणन है वो किया जाता है।
तो अब देखते हैं इसको आगे किस तरीके से हम इसकी पहचान करते हैं। अच्छे वाहक में कम से कम 2 रिपोर्टर जीन होते हैं। ये वाहक की जब हमने विशेषता देखी थी कि एक अच्छे वाहक के क्या गुण होते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अच्छे वाहक में 2 रिपोर्टर जीन है वो उपस्थित होनी चाहिए। रूपांतरण के बाद कोशिकाओं को वाहक के रिपोर्टर जीन के लिए उपयुक्त वर्ण प्रभाव वाली दशा में कल्चर या प्लेट करते हैं। इस दशा में अरूपांतरित कोशिकाएं मर जाती हैं, अतः प्लेट में बनने वाली कॉलोनियों में या तो वाहक अथवा पुनर्योगज डीएनए पाया जाता है। देखिए, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझ रहे हैं। मान लीजिए पीवीआर 322 प्लाज्मिड है, वाहक के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं। इसमें 2 रिपोर्टर जीन होती हैं, एक तो टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन होती है, एक एम्फिसिलिन प्रतिरोधी जीन होती है। ये 2 जीन रिपोर्टर जीन के रूप में काम करती हैं। यदि इनमें से एक जीन, जैसे टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन है, उसमें हमने विजातीय डीएनए या वांछित डीएनए है उसको प्रवेश करवा दिया जाता है, तो यह जीन निष्क्रिय हो जाएगी। अब जो टेट्रासाइक्लिन है, उस वाहक में टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधकता नहीं पाई जाएगी, क्योंकि उस जीन के अंदर हमने वांछित जीन को डाल दिया है। तथा यहाँ पर दूसरा जीन जो है एम्फिसिलिन प्रतिरोधी जीन है, ये सक्रिय रहता है। यानी ये कोशिका जो है एम्फिसिलिन माध्यम है, उसमें अगर इसको वृद्धि कराएंगे तो ये उसमें आसानी से वृद्धि कर देगी, क्योंकि इसके अंदर वो इसके प्रति प्रतिरोधी जीन उपस्थित है। अतः इस प्रकार निर्मित पुनर्योगज डीएनए से रूपांतरण के बाद कोशिकाओं को एम्पिसिलिन युक्त पोषक पदार्थ पर कल्चर करते हैं। इस दशा में अरूपांतरित कोशिकाएं मर जाती हैं। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स जो होती हैं वो तो मर जाती है। नॉन ट्रांसफॉर्म सेल जो होती है वो मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्म सेल के अंदर प्लाज्मिड ही उपस्थित नहीं होता है, तो उसमें प्रतिरोधकता नहीं पाई जाएगी। तो उसको हम अगर एम्फिसिलिन वाले माध्यम में क्या कराएंगे, कल्चर कराते हैं, तो वो मर जाएगी। अतः कल्चर में बनने वाली कॉलोनियों में या तो अपरिवर्तित वाहक से रूपांतरित कोशिकाएं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए से रूपांतरित कोशिकाएं पाई जाएंगी। देखिए, हमने यहां तक देख लिया था कि हमने ये 3 तरीके की कोशिकाएं हमको मिली। एक तो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल, जिनके अंदर जो वाहक है वो उपस्थित नहीं है, वो तो नॉन ट्रांसफॉर्म है। दूसरी अपरिवर्तित वाहक से रूपांतरित कोशिकाएं थी। और तीसरी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या वांछित जीन युक्त जो वाहक है उससे रूपांतरित कोशिकाएं थी। इनको अगर हम एम्पिसिलिन युक्त माध्यम में कल्चर कराते हैं तो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल जो है ये वृद्धि नहीं करेगी, ये मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? क्योंकि इसके अंदर प्रतिरोधी जीन उपस्थित नहीं है। ये 2 कोशिकाएं इसके अंदर ग्रोथ करती हैं, वृद्धि करती हैं, क्योंकि इनके अंदर इसमें तो जो वाहक है वो अपरिवर्तित है, उसमें एम्फिसिलिन प्रतिरोधी जीन भी है, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन है, इसलिए ये वृद्धि करेगी। और इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन है, उसमें तो हमने वांछित जीन खंड डाला है, तो ये एम्फिसिलिन वाला सक्रिय है, तो एम्फिसिलिन वाले विलियन में ये दोनों कोशिकाएं हैं वो वृद्धि करेंगी। तो हमने एक सबसे पहले तो जो नॉन ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म सेल हैं उनकी पहचान कर ली। अब हमारे पास 2 रूपांतरित कोशिकाएं बची। अब इन रूपांतरित जो कोशिकाएं हैं इनमें से हमको जो अपरिवर्तित वाहक से रूपांतरित कोशिका और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से रूपांतरित कोशिकाएं, उन दोनों में से इसकी पहचान करनी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली। तो इसकी पहचान किस तरीके से करते हैं देखते हैं। तो अब हमारी इन कोशिकाओं में से ये 2 प्रकार की जो कोशिकाएं, इनमें से हमको पहचान करनी है पुनर्योगज डीएनए युक्त कोशिका की। तो एम्फेसिलिन युक्त माध्यम में वृद्धि कर रही रूपांतरित कोशिकाओं को अब ऐसे माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है जो टेट्रासाइक्लिन युक्त हो। अब टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में इनको कल्चर करते हैं। अब जब टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में कल्चर करेंगे तो क्या होगा, जो अपरिवर्तित वाहक से रूपांतरित कोशिका है ये तो उसके अंदर वृद्धि करेगी, क्योंकि इसके अंदर दोनों जीन सक्रिय हैं। और जो पुनर्योगज या वांछित जीन युक्त रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उससे रूपांतरित जो कोशिका है वो वृद्धि नहीं करेगी टेट्रासाइक्लिन माध्यम में। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसका टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जो जीन है उसके अंदर हमने वांछित जीन डाल दिया है, तो वो अब टेट्रासाइक्लिन माध्यम में वृद्धि नहीं कर पाएगी, उसके अंदर प्रतिरोधकता नहीं होगी। तो टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में जब वृद्धि कराते हैं
तो पुनर्योगज डीएनए से रूपांतरित कोशिका इस माध्यम में वृद्धि नहीं करेगी क्योंकि उसमें टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधकता निष्क्रिय हो जाती है, परंतु अपरिवर्तित वाहक से रूपांतरित कोशिकाएं इस माध्यम में वृद्धि करेंगी। इस प्रकार प्रतिजैविक प्रतिरोधिता की एक जीन तो रूपांतरित कोशिकाओं के चयन में मदद करती है, एक जीन ने तो ये एम्पिसिलिन वाली ने तो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर अंतर कर दिया था, जबकि दूसरी जीन जो है विजातीय डीएनए के निवेशन से कारण निष्क्रिय हो जाती है और पुनर्योगज के चयन में मदद करती है। रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसकी चयन जो है उसके सिलेक्शन में मदद करती है। अब हमने जिस कोशिका की पहचान करनी थी उस कोशिका की पहचान हमारे पास हो गई। अब क्या करते हैं, पुनर्योगज डीएनए से रूपांतरित कोशिकाओं को ठोस माध्यम पर संवर्धित किया जाता है जहां इनकी कॉलोनियां बन जाती हैं। जीवाणु कोशिकाओं में वृद्धि के साथ साथ वांछित जीन की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो अब जो जीवाणु कोशिकाएं हैं उनको कल्चर करते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि करते हैं, तो जो वांछित जीन जो बना है वाहक में जुड़ा है वो भी उसकी संख्या भी क्या है वो बढ़ती चली जाती है। छठा स्टेप आता है वांछित जीन की अभिव्यक्ति या बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना है, एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन और ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ये हमारा लक्ष्य होता है अंतिम कि जो वांछित जीन है उसकी अभिव्यक्ति हो, वो संबंधित एंजाइम या प्रोटीन का निर्माण करे। वांछित जीन से प्राप्त क्लोन जीन की अभिव्यक्ति का तात्पर्य है क्लोन जीन को इकोलाई या परपोसी से प्राप्त कर उसे किसी सूक्ष्म जीव, पादप या जंतु में निवेशित करवाकर उससे वांछित उत्पाद प्राप्त करना। यह हमारा अंतिम उद्देश्य होता है कि जो हमने आगे के जो 5 चरणों में जो कॉपी तैयार करी थी तो उसका प्रोडक्ट हमको मिले, जैसे इकोलाई से इंसुलिन का उत्पादन। ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्लोन की गई वांछित जीन उपस्थित है को पहले प्रयोगशालाई परिस्थितियों में छोटे स्तर पर संवर्धित किया जाता है। इस संवर्धन का प्रयोग वांछित प्रोटीन के निष्कर्षण में किया जाता है। बाद में विभिन्न पृथक्करण तकनीकों के द्वारा इस प्राप्त पदार्थ का शोधन या शुद्धिकरण कर लिया जाता है। कम आयतन वाले संवर्धन से उत्पादन की पर्याप्त मात्रा प्राप्त नहीं होती है। जो छोटे स्तर पर जो है, अगर हमको मांग ज्यादा है तो छोटे स्तर पर संवर्धन करते हैं तो उनसे फिर पर्याप्त मात्रा प्राप्त नहीं होती है। अतः उत्पाद की बड़ी मात्रा प्राप्त करने के लिए जैव रिएक्टर या बायो रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो बायो रिएक्टर में बड़े स्तर पर जो प्रोडक्ट है वो प्राप्त किया जा सकता है। जैव रिएक्टर या बायो रिएक्टर एक ऐसा पात्र है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पादप या जंतु अथवा मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को व्यावसायिक स्तर पर विशिष्ट उत्पादों जैसे एंजाइम में परिवर्तित किया जाता है। एक बड़ा पात्र होता है जहां पर बड़े स्तर पर जो प्रोडक्ट है वो तैयार किया जाता है। उत्पादन को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए इसके संसाधन या शोधन की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रम में पृथक्करण, शुद्धिकरण आदि पद सम्मिलित होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से अनुप्रवाह संसाधन या डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के द्वारा ये शोधन या संसाधन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। इस प्रक्रम के बाद ही उत्पाद विपणन या मार्केटिंग के लिए तैयार होता है। तो ये 6 स्टेप हैं जिनमें हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसकी प्रक्रिया है या उसके स्टेप्स को हमने समझा। ये आरेख के द्वारा हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो 6 चरण हैं उनको एक साथ कर दिया है। सबसे पहले जो वांछित जीन है उसकी पहचान करना और उसको अलग करने वाला होता है। दूसरे स्टेप में जो वाहक है उसकी चयन करने का स्टेप था। और तीसरे स्टेप में फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है या रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड है उसका फॉर्मेशन की प्रक्रिया आती है। फिर चौथे स्टेप में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हमने परपोसी कोशिका या होस्ट सेल में प्रवेश करवाया जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। पांचवें स्टेप में हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए से युक्त जो कोशिका है उसका सिलेक्शन किया, चयन किया और फिर उसकी संख्या में बढ़ोतरी करी। और उसके बाद में छठे स्टेप में हमने जो वांछित जो उत्पाद है उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया है वो आती है। और फिर लास्ट में जाकर के ये डीएनए प्यूरिफिकेशन या डाउनस्ट्रीम जो प्रोसेसिंग होती है उसके द्वारा हम उसका शोधन की प्रक्रिया है वो करते हैं। तो ये एक साथ हमने इसको कर दिया है।
तो इसके साथ ही जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के चरण चल रहे थे या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रक्रिया चल रही थी वो समाप्त हुई। आगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके एप्लीकेशन हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो लगातार मिलता रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको वीडियो का तुरंत पता लग जाए।